आगे सुनिए। 7वीं गूंज। उफ, आह। सुबह की पहली किरणें लकड़ी की खिड़की के छोटे छोटे सुराखों से छनकर कमरे के अंदर आ रही थीं। सूरज की वो हल्की सुनहरी रोशनी सीधे आर्यन चौहान के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने गहरी नींद से जागने की कोशिश करते हुए अपनी भारी पलकों को धीरे धीरे खोला। कमरे में तैरते हुए धूल के बारीक कण सूरज की रोशनी में साफ चमक रहे थे। आर्यन ने जैसे ही अपनी चेतना वापस पाई और बिस्तर से उठने के लिए अपनी करवट बदली, अचानक से उसके पूरे शरीर में ऐसा भयानक दर्द उठा जैसे किसी ने उसे रात भर लाठियों से पीटा हो। यह दर्द इतना तेज और चुभने वाला था कि उसके पैरों ने जमीन पर पड़ते ही अपना बैलेंस खो दिया और वह लगभग फर्श पर मुंह के बल गिरने ही वाला था कि उसने झटके से बेड का किनारा पकड़ लिया। ये क्या है? इस अचानक उठे शरीर को चीर देने वाले दर्द ने आर्यन को पूरी तरह से चौंका दिया था। उसकी मांसपेशियों का हर एक रेशा, उसकी हड्डियों का हर एक जोड़ इस तरह से ऐंठ रहा था मानो उसने पूरी रात बिना रुके किसी खूंखार जानवर के साथ मौत की लड़ाई लड़ी हो। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। तो क्या वो कोई सपना नहीं था? अचानक आर्यन की आंखों में एक तेज चमक आई और उसका चेहरा हैरानी और अविश्वास से खिल उठा। उसे पिछली रात का वो रहस्यमयी नजारा याद आ गया। वो घुप अंधेरा, वो शांति और वो रहस्यमयी चमकता हुआ पुतला जो हूबहू उसी की तरह भेदक प्रहार की प्रैक्टिस कर रहा था। अगर वह सिर्फ एक सपना होता तो उसके शरीर में इतना भयंकर दर्द और मांसपेशियों में इतना ज्यादा खिंचाव कभी नहीं होता। इसका मतलब था कि उस रहस्यमयी अंधेरे स्पेस में उसकी चेतना ने जो कुछ भी सीखा और अनुभव किया था, उसका सीधा असर उसकी असली फिजिकल बॉडी पर भी पड़ा था। इस बात का एहसास होते ही आर्यन ने अपने दांत कसकर पीस लिए। उसने अपने शरीर में उठ रही उस भयंकर पीड़ा को नजरअंदाज किया, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर खोलकर जमीन पर मजबूती से जमा लिया। एक गहरी और लंबी सांस लेते हुए उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधी और भेदक प्रहार के स्टैंस में आ गया। उसका चेहरा एकदम सीरियस था। जैसे ही उसने अपना पहला पंच हवा में मारा, उसकी मुट्ठी के चलने का अंदाजा, उसकी कलाइयों का घुमाव और उसके पैरों का बैलेंस इतना परफेक्ट और स्मूथ था मानो उसने इन मूव्स को अपनी पूरी जिंदगी में हजारों लाखों बार प्रैक्टिस किया हो। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उसने अपने पिता राघव चौहान से यह टेक्निक सिर्फ एक दिन पहले ही सीखी थी। उसी छोटे से कमरे में उस 14 साल के लड़के ने एक के बाद एक बेहद फुर्ती और सटीकता के साथ अपने मुक्के हवा में दागने शुरू कर दिए। उसके शरीर की हर एक मांसपेशी एक परफेक्ट तालमेल में काम कर रही थी। एड़ियों से जो ताकत उठ रही थी वो उसकी कमर से होते हुए कंधों में जा रही थी और फिर उसकी मुट्ठियों से एक भयंकर फोर्स के रूप में बाहर निकल रही थी। और इसी परफेक्शन का नतीजा था कि जब उसकी मुट्ठियां पूरी स्पीड से आगे बढ़ी तो उसकी बांह की स्किन और उसके कपड़ों के बीच एक भयंकर फ्रिक्शन पैदा हुआ। लगातार 5 बार एकदम साफ, क्रिस्प और हवा को चीर देने वाली झटकने की आवाजें उस छोटे से कमरे में गूंज उठी। जब 5वीं गूंज की आवाज शांत हुई तो आर्यन का शरीर अपनी जगह पर एकदम रुक गया। उसने अपने हाथों को नीचे किया और हांफते हुए अपनी मुट्ठियों को घूरने लगा। उस समय उसके छोटे से चेहरे पर जो भाव थे उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वहां गहरा सदमा था, एक अनियंत्रित खुशी थी और साथ ही किसी अनजान और अकल्पनीय शक्ति को लेकर थोड़ा सा डर भी था। मैं इतनी जल्दी इस टेक्निक में इतना परफेक्ट कैसे हो सकता हूँ? आर्यन ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें अपनी हथेलियों पर गड़ी थीं, जहां से अभी अभी वह भयंकर ताकत बाहर निकली थी। वह अपने शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा और फिजिकल स्ट्रेंथ के बहाव को बहुत साफ महसूस कर सकता था। उसे अपने अंदर से आवाज आ रही थी कि ये 5 गूंज उसकी लिमिट बिल्कुल नहीं थी। असल में उसके अंदर अभी इतनी ताकत और टेक्निक का परफेक्शन बाकी था कि अगर वह अपनी पूरी जान लगा देता तो वह इसी पल बिना किसी परेशानी के लगातार 7 गूंज निकाल सकता था। इस प्रोग्रेस रेट ने आर्यन के दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। चौहान फैमिली की इस पूरी यंग जनरेशन में ऐसे कई लड़के थे जो पिछले कई महीनों से भेदक प्रहार सीख रहे थे, लेकिन इतने कम समय में, इतनी कम उम्र में 7 गूंज तक पहुंचने वाला पूरी फैमिली में शायद कोई नहीं था। यहाँ तक कि वो घमंडी और अमीर लड़के जिन्हें फैमिली के सारे बेस्ट रिसोर्सेज मिलते थे, वो भी आर्यन की इस अकल्पनीय स्पीड के सामने पानी भरते नजर आते। यह सब कैसे मुमकिन हुआ? आर्यन ने अपनी भौहें गहराई से सिकोड़ ली। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद उसका हाथ अनजाने में ही उसकी छाती की तरफ चला गया।
उसने अपने कपड़ों के अंदर बनी एक छोटी सी गुप्त जेब में उंगलियां डाली और उस राख के रंग वाले रहस्यमयी पत्थर के ताबीज को बाहर निकाल लिया, जिसे उसने कल ही उस गुफा की छत से खोजा था। अगर आर्यन के शरीर या उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज थी जिस पर इस चमत्कार का शक किया जा सकता था, तो वह बिना किसी डाउट के यही अजीब सा दिखने वाला ताबीज था। क्या सच में इस छोटे से पत्थर के टुकड़े में इतनी खौफनाक और जादुई पावर है? जैसे ही आर्यन ने उस ताबीज को अपनी हथेली पर रखा, उसे उस पत्थर के अंदर से एक बेहद सुखद और ठंडी ऊर्जा बाहर निकलती हुई महसूस हुई। ये ठंडक किसी बर्फ जैसी नहीं थी, बल्कि किसी जादुई जड़ी बूटी के अर्क जैसी थी। वह ठंडी ऊर्जा उसकी हथेली की स्किन से होते हुए धीरे धीरे उसके खून में घुलने लगी और पूरे शरीर में फैल गई। इस जादुई ठंडक के असर से रात भर की इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से आर्यन के शरीर में जो भयानक दर्द और ऐंठन हो रही थी, वो कुछ ही पलों में बहुत हद तक शांत होने लगी। उसकी फटी हुई मांसपेशियां तेजी से रिलैक्स महसूस कर रही थीं। अपने दिल में उठ रहे भावनाओं के उस बवंडर को शांत करते हुए और एक गहरी सांस लेते हुए आर्यन ने उस पत्थर के ताबीज को बहुत ही सावधानी से वापस अपनी छाती के पास वाली उस अंदरूनी जेब में छिपा लिया। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी समझदारी किसी बड़े इंसान जैसी थी। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे चीख चीख कर बता रही थी कि यह ताबीज कोई साधारण खजाना नहीं है। इसके अंदर जो शक्तियां छिपी हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े कल्टीवेटर्स को पागल कर सकती हैं। अगर इस ताबीज के मिलने की खबर गलती से भी गुफा के बाहर गई, तो यह चौहान फैमिली के लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रलय लेकर आएगी जो उनके पूरे वजूद को मिटा देगा। इसलिए यह सबसे जरूरी था कि यह राज सिर्फ और सिर्फ उसी तक सीमित रहे। ताबीज को सुरक्षित करने के बाद आर्यन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। सुबह का समय था और घर के आंगन में हल्की हल्की ओस की महक आ रही थी। सबसे पहले वह सीधा रसोई की तरफ गया, जहां उसकी माँ मीरा ने सादा लेकिन पौष्टिक नाश्ता तैयार किया हुआ था। नाश्ते में कुछ गर्म रोटियां और एक खास तरह की हर्बल चाय थी। आर्यन ने चुपचाप अपना नाश्ता खत्म किया, अपनी माँ को एक मीठी सी स्माइल दी और फिर बिना किसी को बताए चुपके से घर के पिछले हिस्से से होते हुए वापस उसी पहाड़ी गुफा की तरफ निकल पड़ा। फिलहाल उसके शरीर की मांसपेशियां अभी भी दर्द से चीख रही थीं। उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसने इस हालत में अपनी फिजिकल ट्रेनिंग या मुक्केबाजी को जबरदस्ती जारी रखा, तो उसके शरीर की नसें फट सकती हैं और उसे कोई परमानेंट इंजरी लग सकती है। लेकिन किस्मत से कल ही उसने उस चट्टानी कुंड की जादुई हीलिंग पावर को खोज निकाला था, इसलिए यह दर्द और थकान अब उसके लिए कोई रुकावट नहीं थी। गुफा में पहुंचते ही आर्यन ने बिना समय बर्बाद किए अपने कपड़े उतारे। उसने अपने साथ लाए उसी छोटे खंजर से अपनी उंगली पर एक बारीक सा कट लगाया और ताजे लाल खून की एक बूंद उस ठंडे क्रिस्टल क्लियर पानी में टपका दी। खून की बूंद गिरते ही वह शांत पानी किसी खौलते हुए ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा। लाल रंग के बुलबुले सतह पर उठने लगे और पानी का रंग हल्का लाल हो गया। आर्यन तुरंत उस पानी में उतर गया। पानी में जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे करोड़ों छोटी छोटी गर्म सुइयां उसके रोम छिद्रों से होते हुए उसके शरीर के अंदर घुस रही हों। ये वो जादुई लाल लिक्विड था जो सीधे उसकी डैमेज हुई मांसपेशियों, टूटे हुए टिश्यूज और थकी हुई हड्डियों तक पहुंच रहा था। अगले आधे घंटे तक आर्यन उस पानी में आंखें बंद किए सुकून से बैठा रहा। जब वह आखिरकार उस कुंड से बाहर निकला, तो एक चमत्कार हो चुका था। उसके शरीर का सारा दर्द, सारी थकान और मांसपेशियों की ऐंठन बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसका शरीर अब अपनी 100% पीक कंडीशन में वापस लौट आया था। उसने अपने हाथों को अपनी छाती और बाहों की स्किन पर फेरा। उसकी स्किन में अब एक अजीब सी कठोरता और एक हल्का सा डल ग्लो आ गया था। उसकी स्किन अब किसी आम इंसान जैसी मुलायम नहीं रही थी, बल्कि किसी मोटे चमड़े जैसी सख्त महसूस हो रही थी। यह देखकर आर्यन के छोटे से चेहरे पर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। उसे पता था कि अगर वह इसी स्पीड से अपनी इस ट्रेनिंग और इस जादुई कुंड का इस्तेमाल करता रहा, तो वह अगले 10 दिनों के अंदर ऑफिशियली वज्र देह के चौथे लेवल पर पहुंच जाएगा। चट्टानी कुंड से बाहर आने के बाद आर्यन का पूरा शरीर एक नई और विस्फोटक ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने फैसला किया कि वह भेदक प्रहार के पूरे सेट को एक बार फिर से आजमाएगा, लेकिन इस बार वह अपनी ताकत का एक कतरा भी बचाकर नहीं रखेगा। वह अपना 100% देगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, अपने फेफड़ों में गहरी सांस भरी और फिर अचानक उसकी आंखें एक खूंखार शिकारी की तरह खुल गईं। उसकी मुट्ठियां हवा में किसी बिजली की तरह चलने लगी। गुफा के शांत वातावरण में हवा के चीरने की भयानक आवाजें पैदा होने लगी। 7 गूंज,
लगातार 7 क्रिस्प और भयंकर आवाजें गुफा की चट्टानी दीवारों से टकराकर गूंज उठी, जिससे गुफा के अंदर एक हल्का सा शॉक वेव महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपना आखिरी पंच खत्म किया और वापस अपने स्टैंड से बाहर आया, एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन की वजह से आर्यन का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। इस 7 गूंज वाले भेदक प्रहार की ताकत को महसूस करके उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि अगर अब उसका सामना फैमिली के उस घमंडी चचेरे भाई विक्रम चौहान से दोबारा होता है, तो पिछली बार की तरह उसे कोई मारकर बेइज्जत नहीं कर पाएगा। इस बार आर्यन उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। कुछ देर बाद आर्यन की एक्साइटमेंट धीरे धीरे शांत हुई और उसने वापस अपना फोकस बटोरा। खुद पर ही हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने अपने कपड़े पहने गुफा से बाहर निकला और अपनी रोजमर्रा की इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग में लग गया। भले ही अब उसके पास इस जादुई चट्टानी कुंड का सहारा था, लेकिन आर्यन का माइंडसेट बहुत क्लियर था। वह एक बहुत ही बुनियादी और कठोर सच को समझता था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में महानता हासिल करने के सफर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई जादुई बूटी या कुंड नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसान का अपना खुद का शरीर और उसकी अटूट इच्छा शक्ति। बाहरी चीजें बेशक सफलता के रास्ते को आसान बना सकती हैं, लेकिन कोई इंसान उस रास्ते पर कितना लंबा सफर तय करेगा, यह पूरी तरह से उसके अपने हाथों और उसकी अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। इसलिए इस जादुई कुंड के होने के बावजूद आर्यन ने अपने पसीने की एक बूंद भी कम नहीं बहने दी। वह दोपहर की झुलसा देने वाली धूप में पहाड़ी के ऊपर पत्थरों को उठा उठाकर दौड़ता रहा, पेड़ों पर मुक्के मारता रहा और अपने शरीर को लिमिट के पार टॉर्चर करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि यही मेहनत उसका सबसे बड़ा और असली हथियार थी। ट्रेनिंग का पूरा दिन बीत गया। शाम के समय जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढलने लगा था और आसमान में नारंगी रंग छा गया था, तब आर्यन के पिता राघव चौहान हमेशा की तरह एक सख्त चेहरे के साथ आर्यन की प्रोग्रेस चेक करने के लिए उस खाली मैदान में आए। आर्यन की ट्रेनिंग को लेकर राघव हमेशा से ही बहुत कठोर और बिना समझौता करने वाले रहे थे। दिखाओ आज तुमने क्या सीखा, राघव ने अपने हाथ पीछे बांधते हुए एक भारी और सीरियस आवाज में कहा। आर्यन ने सिर हिलाया और पोजीशन ले ली। उसने जानबूझकर अपनी असली ताकत को छिपा लिया। अपने मूव्स को थोड़ा सा स्लो करते हुए उसने भेदक प्रहार परफॉर्म किया और सिर्फ 3 गूंज निकाली। लेकिन राघव चौहान के लिए यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब राघव ने अपने बेटे को बिना रुके लगातार 3 गूंज निकालते देखा, तो उन्होंने अपने चेहरे को सख्त बनाए रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में छिपी हुई गहरी हैरानी और चेहरे पर आई एक हल्की सी संतुष्टि की झलक आर्यन से छिप नहीं पाई। अपने पिता के चेहरे पर वो गर्व का भाव देखकर आर्यन ने मन ही मन एक राहत की सांस ली। अंदर ही अंदर वह हंस रहा था और सोच रहा था, अगर पापा को यह पता चल जाए कि मैं 3 नहीं बल्कि पूरे 7 गूंज निकाल सकता हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। शायद वो खुशी से बेहोश ही हो जाएंगे। गर्मियों के इस झुलसा देने वाले मौसम में चौहान फैमिली की पूरी यंग जनरेशन पागलों की तरह पसीना बहा रही थी। फैमिली का हर बच्चा, हर नौजवान अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहा था। वे सब बहुत अच्छे से जानते थे कि आज से ठीक 6 महीने बाद होने वाला फैमिली कंपटीशन उनके जीवन का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इवेंट था। चूंकि चौहान फैमिली शिवालिक टाउन की कोई बहुत बड़ी, अमीर या शक्तिशाली फैमिली नहीं थी, इसलिए उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वे फैमिली के हर एक बच्चे को बेस्ट क्वालिटी की बूटियां और ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके। इसलिए फैमिली का नियम बहुत कड़ा था। अगर आपको फैमिली की तरफ से सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स टेक्निक और सबसे महंगी एलिक्सिर चाहिए, तो आपको खुद को बाकी सबसे बेहतर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करना होगा। इसलिए यह फैमिली कंपटीशन उन सभी लड़कों के लिए अपना टैलेंट दिखाने और भीड़ से अलग होकर टॉप पर पहुंचने का इकलौता मौका था। उनमें से ज्यादातर के लिए यह उनकी जिंदगी का पहला असली कंपटीशन था, लेकिन गहराई में देखें तो इस कंपटीशन के नतीजे ही यह तय करने वाले थे कि उनकी आने वाली पूरी जिंदगी कैसी होगी। अगर कोई लड़का इस कंपटीशन में टॉप करता है, तो फैमिली उस पर अपने सारे रिसोर्सेज लुटा देगी और उसकी प्रोग्रेस अकेले ट्रेनिंग करने वाले किसी भी इंसान के मुकाबले कई गुना तेज हो जाएगी। हाँ, इस नियम के कुछ स्पेशल अपवाद भी होते हैं, जैसे कि आर्यन चौहान। जबकि बाकी पूरी फैमिली इस आने वाले कंपटीशन की तैयारियों में पागलों की तरह जुटी हुई थी, आर्यन के लिए यह समय बहुत ही स्मूथ और बिना किसी परेशानी के बीत रहा था। उस रहस्यमयी ताबीज के मिलने के बाद के अगले 10 दिनों तक हर रात जब भी आर्यन सोता, उसकी चेतना उस अंधेरे स्पेस में खिंच जाती, जहां वो चमकता हुआ पुतला एक परफेक्ट टीचर की तरह उसका इंतजार कर रहा होता था। भेदक प्रहार में हर अगली गूंज निकालना पिछली गूंज से कई गुना ज्यादा मुश्किल था।
खासकर 7वीं गूंज के बाद डिफिकल्टी लेवल अचानक से आसमान छूने लगा था। 8वीं और 9वीं गूंज निकालने के लिए हवा के दबाव, कपड़ों के फ्रिक्शन और शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा की टाइमिंग को मिली सेकेंड की सटीकता के साथ मैच करना पड़ता था। इसलिए लगातार 10 दिनों की उस नर्क जैसी इंटेंस ट्रेनिंग और उस जादुई पुतले से सीखने के बावजूद आर्यन बड़ी मुश्किल से 9वीं गूंज तक ही पहुंच पाया था। और जहां तक उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली 10वीं गूंज का सवाल था, आर्यन को अभी भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि उसे कैसे प्रोड्यूस करना है। फिर भी आर्यन के दिल में कोई निराशा नहीं थी। वह बहुत अच्छे से जानता था कि सिर्फ 10 दिनों की ट्रेनिंग में 9 गूंज तक पहुंच जाना, यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह एक खौफनाक और डरा देने वाली अचीवमेंट थी। और यह बात उसे तब और भी ज्यादा कंफर्म हो गई जब उसने अपने पिता राघव चौहान का रिएक्शन देखा। 2 दिन पहले जब राघव आर्यन की ट्रेनिंग चेक कर रहे थे, तो आर्यन ने थोड़ा और खुलकर परफॉर्म किया और उन्हें लगातार 6 गूंज निकालकर दिखाई। 6 गूंज सुनते ही राघव चौहान की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो अपने ही बेटे को एक ऐसे अजीब से लुक के साथ घूरने लगे थे जैसे उन्होंने किसी एलियन को देख लिया हो। राघव को अपने वो दिन याद आ गए जब उन्होंने पहली बार भेदक प्रहार सीखना शुरू किया था। उन्हें इसी स्टेज तक पहुंचने में पूरे 2 महीने लग गए थे और उनके बेटे ने यह सब सिर्फ 10 दिनों में कर दिखाया था। इस अकल्पनीय प्रोग्रेस को देखकर हमेशा शब्दों से खेलने वाले राघव चौहान उस दिन पूरी तरह से स्पीचलेस हो गए थे। इन 10 दिनों में आर्यन ने सिर्फ अपनी भेदक प्रहार टेक्निक को ही मास्टर नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी वज्र देह की फिजिकल ट्रेनिंग को भी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। उस जादुई चट्टानी कुंड के चमत्कारी इफेक्ट्स का फायदा उठाते हुए आर्यन ने बहुत ही चालाकी से अपने पिता द्वारा दिए गए ट्रेनिंग रूटीन की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा दिया था। वो दिन भर अपने शरीर को तब तक थकाता और तोड़ता जब तक कि वह दर्द से बेहोश होने की हालत में न पहुंच जाए। और फिर हर शाम वो अपने उस दर्द से कराहते शरीर को घसीटते हुए गुफा में ले जाता और उस चट्टानी कुंड में कूद जाता। सिर्फ आधे घंटे तक उस लाल उबलते हुए पानी में डूबने के बाद जब वह बाहर आता तो वह पूरी तरह से तरोताजा, रिफ्रेश और नई ऊर्जा से भरा होता था, मानो अगले राउंड की नर्क जैसी ट्रेनिंग के लिए फिर से तैयार हो। भले ही उसकी दिन रात की यह ट्रेनिंग बेहद दर्दनाक और थका देने वाली थी, लेकिन इसके परिणाम अब उसकी बॉडी पर एकदम साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इन कुछ ही दिनों में उसकी पूरी बॉडी की स्किन इतनी ज्यादा कठोर और सख्त हो चुकी थी कि अब वह कई बार सीधे ठोस चट्टानों पर भी पूरी ताकत से मुक्के मार देता था और उसके हाथों से खून की एक बूंद तक नहीं निकलती थी। इतना ही नहीं, जब उसने अपनी इस नई फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ भेदक प्रहार का इस्तेमाल किया तो उसने पाया कि उसके पंच से पैदा होने वाला फोर्स और इम्पैक्ट पहले के मुकाबले 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका था। अपने शरीर में आ रहे इन खौफनाक बदलावों और अपनी इस रॉकेट जैसी स्पीड को महसूस करते हुए आर्यन को यकीन था कि अब वह दिन दूर नहीं है जब वह आखिरकार वज्रदेह के चौथे लेवल की दहलीज को पार कर लेगा। और तब चौहान फैमिली के असली जीनियस की कहानी शुरू होगी।